तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि मोहन चरण मांझी जी की लोकप्रियता कैसी है, सुशासन के सूत्र किन हाथों में हैं, उड़ीसा के सपने क्या हैं और उससे जुड़ा हुआ भरोसा कितना बड़ा है। ये दिन निश्चित ही बड़ा होने वाला है, मगर इसके साथ ही ये दिन किसी का जन्म दिवस भी है। पांचजन्य की परंपरा को हम जानते हैं। 1947 में जन्म हुआ, दीनदयाल उपाध्याय जी ने बीज रखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले उसका संपादकत्व संभाला। परंतु पांचजन्य की कथा तो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, जगन्नाथ से जुड़ी हुई है, प्रभु से जुड़ी हुई है। इस कथा में एक नए अवतार का आज सूत्रपात पांचजन्य परिवार में होने वाला है। जिस जल से, जिस सागर से पांचजन्य निकला, उस जल से कच्छपावतार भी हुआ है। और आज एआई के इस दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में, उस परंपरा को प्रणाम करते हुए, उस मेधा को आगे बढ़ाने की तकनीकी लकीर खींचते हुए, पांचजन्य ने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं का खाका खींचते हुए एक नया अवतार तैयार किया है, जिसका नाम जय जगन्नाथ से प्रेरित है। उसका नाम है जय, और वो है एक कछुआ, जो मैस्कॉट या शुभंकर आप उसे कह सकते हैं। मगर आने वाले समय में ये केवल प्रतीक नहीं रहने वाला। मीडिया की इस यात्रा में पांचजन्य तकनीक को साथ लेकर कैसे चल रहा है, तो जय आने वाले समय में आपके ईमेल्स के जवाब भी देगा। आर्काइव में से भारतीय संस्कृति के अनुरूप उत्तर क्या होने चाहिए वो छांट कर भी देगा। और आपके जो जिज्ञासाएं हो सकती हैं उनके समाधान के लिए तकनीक के तर्कश में से हर तीर को आजमाने के लिए तैयार होगा जय। मैं टीम से आग्रह करूंगा कि स्क्रीन पर आज जय को लेकर आएं। हेलो, स्वागतम। कैसे हैं जय? बुलारे अच्छी ओडिशा की उड़ान कार्यक्रम स्वागत। बहुत बढ़िया, टैक्स से भी चमक रहे हो आप एकदम से। आप भी कुछ कम नहीं लग रहे। लेकिन बता दूं, सिर्फ जय नहीं, जय एआई, जय जगन्नाथ, टॉर्टॉइस हूँ, लेकिन डेटा और ध्यान दोनों का मास्टर हूँ। बिल्कुल मुस्तैद हैं आप अपने प्रश्नों के साथ, मगर पता है आज अवसर क्या है, मौका क्या है? बिल्कुल पता है। आज का अवसर है सुशासन संवाद ओडिशा की उड़ान, एक यात्रा जो बताएगी कैसे ओडिशा अपनी विरासत को साथ लेकर विकास, इनोवेशन और पर्यटन के नए आयाम छू रहा है। साथ ही बनकर उभर रहा है एक नया इन्वेस्टमेंट हब। अच्छा ये बताइए, आप तो हैं, मगर आज मौके पर, मंच पर कौन उपस्थित है जानते हैं? अरे आप कैसी बात करते हैं? कौन है जो उन्हें नहीं जानता? आज ओडिशा राज्य की पटवार उनके ही हाथों में है। राज्य और पूरे देश में उनकी ख्याति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिन पर अटूट विश्वास है, वही जिन्होंने अपने नेतृत्व में ओडिशा को प्रगति के नए पथ पर अग्रसर किया है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार के राज में विकास के नए द्वार खोले हैं। उनके विजन ने ओडिशा को बनाया है इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का नया आंगन, जिसको अभी पूरी दुनिया देखेगी और जिनके नाम से ही गर्व होता है हर ओडिशा वासी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी। अरे वाह, एनालिसिस भी है, भविष्य दृष्टि भी। अच्छा ये बताओ, उड़ीसा की आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कोई मौके देखते हैं? कैसे मौके हैं उड़ीसा की आने वाली पीढ़ी के लिए, अवसर कैसे हैं? ओडिशा के सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों के साथ नए युग की सोच। आज के युवाओं के पास है डिजिटल टूल्स, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम और वर्ल्ड क्लास स्किलिंग, यानी ग्लोबल स्टेज ओडिशा के लिए तैयार है और ओडिशा के युवा भी। ये तो
तो सही है, मगर अपने परिवार के बारे में भी बताओ। उड़ीसा में भी कोई है आपका? बिल्कुल, मेरे कजन्स यानी ओडिशा के ऑलिव रेडली टर्टल्स सदियों से इस मिट्टी का हिस्सा रहे हैं। हमने ओडिशा को बेहतर से श्रेष्ठ बनते देखा है। हमने ओडिशा को हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखा है और आज की ओडिशा सरकार हमारे संरक्षण के लिए काम कर रही है, नेस्टिंग जोन्स, मरीन सेफ्टी और हैबिटेट प्रोटेक्शन के जरिए, जिसके लिए हमारी कम्युनिटी उनका दिल से धन्यवाद करती है। ये बहुत अच्छा है, मगर ये भी बताइए कि अगर हम लोग उड़ीसा आना चाहें तो कोई 3 चीजें जो उड़ीसा में जरूर देखनी चाहिए बात सबके लिए। अवश्य। पहला, भुवन के स्वामी जगन्नाथ जी के अद्भुत दर्शन और उनकी होने वाली रथ यात्रा, जहाँ भक्ति का समुद्र दिखाई देता है। दूसरा, पुरी का अद्भुत सागर तट, जो देश दुनिया में अपने अनूठेपन के लिए विख्यात है। क्या सुंदरता है उसकी। तीसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल कटक का वो घर, जहाँ एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया था और जहाँ आज भी देशभक्ति की वो भावना महसूस करी जा सकती है। और सबसे बाद में जाते जाते अपना रसगुल्ला, जिसमें मिठास भी है और इतिहास भी। बहुत सुंदर जय, आपने तो बिल्कुल समा बांध दिया। अब हम आगे बातचीत में हम आपसे भी आगे रिस्पॉन्स लेते रहेंगे, मगर हम आगे आज जो बात बढ़ाएंगे उसमें ज्ञान की बात भी होगी, गर्व की बात भी होगी, गति की बात भी होगी, प्रगति की बात भी होगी। और इस सारी बातचीत में एक विशिष्टता भी है। विशिष्टता ये है कि आज राज्य की जो कमान है वो एक व्यक्ति नहीं, एक भरोसे का नाम है। पहली बार कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट नहीं, कोई फिलर नहीं, हमारे जनजातीय समाज से केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके जिनके नाम को मोहर लगाई और उन्हें अग्रसर किया। फुल टाइम, उड़ीसा की भाषा में कहते हैं कि पहले फिलर थे, अब फुल टाइम एक जनजातीय मुख्यमंत्री उड़ीसा को मिला है। और जिन्होंने अपनी यात्रा, बिल्कुल कहते हैं कि शून्य से शिखर, शिखर तो यहाँ पर आपको पता है जहाँ कहते हैं कि परिश्रम की पराकाष्ठा, तो लगातार परिश्रम करते ही जाना है। एक स्कूल में शिक्षक से ये सफ़र शुरू हुआ। ज़मीनी मुद्दों को आप जानते हैं, गरीबी क्या होती है, अभाव क्या होते हैं, सरकारी नीतियों में कमी कहाँ रहती है, सब कुछ आपने बिल्कुल निकट से देखा है। तो आज हम मोहन चरण मांझी जी से समझेंगे कि उड़ीसा की कमान हाथ में आने का अर्थ क्या है, यहाँ चुनौतियाँ कैसी हैं और इस राज्य में जिसके आयाम बहुत सारे हैं, आज हम बात करेंगे, उसमें संभावनाओं के कितने दरवाजे आप खोल सकते हैं, आपका संकल्प कितना मजबूत है। आज यही सब हम बात करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें एक बार फिर से मोहन चरण मांझी जी का। देश भर में ओटीटी पर एक सीरियल बहुत चल रहा है आजकल, नाम है पंचायत। और मैं बाकी अपने जो दर्शक हैं जो इस सभागार के बाहर ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं, मैं बता दूं कि मोहन चरण मांझी जी की जो राजनीतिक यात्रा है वो उसी पंचायत से शुरू होती है, सरपंच के तौर पर शुरू होती है, ज़मीन से शुरू होती है। आरंभ से आपने सारी चीज़ों को देखा है। आपकी इस यात्रा में जहाँ से आपने शुरुआत किया, आज आप जहाँ हैं, आपको गढ़ने में, आपको आगे बढ़ने में, आपकी राजनीतिक दृष्टि को आकार देने में कैसी भूमिका निभाई? आपने जहाँ सरपंच के तौर पर अपनी ये यात्रा शुरू की, वहाँ से यात्रा शुरू करने में सबक एक औपचारिक राजनीति से अलग रहते हैं, सब चीज़ों को करीब से। उस अनुभव ने आपको ऐसा गढ़ने में कैसी भूमिका निभाई? आपकी राजनीति में उस समय के सबक, उस समय के लेसन्स, वो शुरुआत कैसे रिफ्लेक्ट होती है? राजनीति में जब कोई भी आता है और कोई काम में भी जो पहले सामने आता है उनसे
पहले ज़रूरत है कि उनका भित्ति भूमि और मिनिमम योग्यता जो बोलते हैं क्वालिफिकेशन, इसी आधार पर मैंने जो पहले राजनीति में मैं प्रवेश किया, मेरे पास ऐसा कोई भित्ति भूमि नहीं था और मैं तो सिर्फ स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। इसमें से मैंने जनरल पॉलिटिक्स में और पंचायत का चुनाव में मैं आ गया। इधर कॉलेज का स्टूडेंट पढ़ाई करने का और सेकंड में पंचायत चुनाव में मैंने कैसे एक जो हमारा ब्लॉक बोलते हैं ब्लॉक का चेयरमैन बनने के लिए मेरे को खड़ा कर दिया गया। तो और मेरा क्वालिफिकेशन में वो सब कुछ नहीं था, लेकिन मैंने पहले देखा कि ब्लॉक चेयरमैन होने के लिए पीएस मेंबर का जितना होगा, पंचायत समिति सदस्य जितने के लिए मैंने खड़ा हो गया। और जैसे मैंने देखा कि मेरे के लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन मेरा माहौल भी अच्छा था और जितने के लिए मैंने प्रचार बहुत ज़्यादा से किए थे, लेकिन राजनीतिक ढांचा और एक कोई एक्सपीरियंस और कोई पूंजी नहीं था मेरे पास। राजनीति का पूंजी, कोई पैसा वाला पूंजी नहीं है। तो इसी आधार पर लास्ट टाइम में ऐसे हुआ कि मैंने जैसे आगे आगे भाग रहा था, प्रचार अच्छा हो रहा था, लोग मेरे को वोट देने के लिए चाहते थे, लेकिन लास्ट टाइम में अंतिम दौड़ में मैं हार गया। वो मेरा पहला चुनाव का बात। वो जो पंचायत के बारे में जो बोले, जो सरपंच का नाते, उस मेरा सेकेंड इलेक्शन 1992 में वो पहला इलेक्शन था। 1997 में मेरा सेकेंड इलेक्शन आया। उसी बीच में मैंने जो आपने बोले कि मैंने टीचर था, शिशु मंदिर का टीचर, मैंने 3 साल से ज़्यादा हमने काम किए। और 1997 में मैं सरपंच में जब खड़ा में हुई, मेरे पास उसी टाइम में काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया और मेरे पॉलिटिकल का जो भित्ति भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। पहले मैंने देखा कि क्यों हारा मैंने, और अब क्या करने से मैं नहीं हारूंगा। वही जो बात है, जैसे और एक बात है कि जो महाभारत का भीम ने प्रथम वो हारते थे और सेकंड बार वो नहीं हारते थे। इसी आधार पर मैंने भी जब पहली बार मेरे हार हुआ और 1997 में मैंने जब सरपंच आया मैंने और हारा नहीं। सारी कैंडिडेट जितना उनको वोट मिला, मेरे अकेला भी मेरे को इतना से ज़्यादा वोट मिला कि 50% से ज़्यादा वोट मिलते हुए मैंने जीत के यार सरपंच बनते मैंने काम करने के लिए खड़ा हो गया, लोगों को सेवा देने के लिए। इसी टाइम में मैंने जस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट होते हुए मैंने शिशु मंदिर का टीचर था। और इसी टाइम में मेरे को ऐसे एक प्लेटफॉर्म आ गया मेरे सामने कि मैं बैचलर था, काम करने के लिए पूरा युवक का मेरा उत्साह था। 3 साल तक मैंने दौड़ा, काम किया, और जो लोगों ने मेरे को जिताने के लिए मदद दी थी वो लोग बोले, अरे आप तो अच्छा काम कर रहे हो, आपको विधायक होना लायक है, तो आप विधायक में इस बार खड़ा हो जाओ। इससे सोचते सोचते मेरे को वो लोग विधायक करने के लिए, वो फिर सारी भित्ति भूमि के साथ काम करने के लिए मैंने मेरे जो काम करना है उस काम करने के लिए मैंने आगे चल पड़ा। भाजपा में ज्वाइन करते हुए काम किया, एक आदिवासी मोर्चा के राज्य संपादक के नाते, और मेरे सौभाग्य है और उसी टाइम में मेरे को ही टिकट मिला और मैंने भी बहुत वोट से जीत गया। तो इसी आधार पर मेरा राजनीति जो शुरू हुआ, निश्चित रूप से वो पंचायत चुनाव जो था वो मेरा भित्ति भूमि था। और इतना कम उम्र में, जैसे 26 सालों में मैंने विधायक बना, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मेरे जो राजनीति में जो मेरे को पूंजी मिला, काम करने का उत्साह मिला। और मैंने ग्रासरूट में मैंने देखा लोगों का समस्या, कितना समस्या पड़ी हुई है, और लोगों का मिलते मिलते काम करते करते मेरे को लगा कि अरे इतना काम ज़मीन पर और नीचे ग्राउंड लेवल में है, वो काम को तो अकेला हम नहीं कर सकेंगे।
इसी आधार पर मैंने उनके लिए काम करने के लिए और एक पावर की भी ज़रूरत है और एक आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। इसी आधार पर हमने विधायक हो गया और उससे सरकार भी हमारा उसी टाइम में अलायंस गवर्नमेंट आया था। इसी आधार पर हमको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला काम करने के लिए और 2000 में जीत के 2004 तक 2004 में फिर दोबारा जो चुनाव हुआ उसमें से भी हमको फिर दोबारा टिकट मिला, फिर भी हमारा जीत हुई। मेरा कहना है कि जो ग्रासरूट से मैंने आया है और पंचायत से मैंने चुन के आया है, इसी आधार पर मेरे बहुत उत्साह था और काम करने के लिए जो मेरा इच्छा शक्ति था उसको हमने लोगों के समस्या के साथ जोड़ते हुए काम करने लगा और मेरे को लगा कि मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ूंगा और लोग के लिए कुछ काम करूंगा। एक राष्ट्रवादी विचारधारा के नाते और वाजपेयी जी का जो स्पष्ट नीति उसी टाइम में जो उनका लहर चल रहा था, इसी आधार पर बहुत उत्साह के साथ काम करने का अवसर मिला और मैंने पीछे देखा नहीं। बढ़ते बढ़ते आज उड़ीसा के सीएम बनते तक मैंने एक रास्ते में मैंने चल पड़ा, कहीं मैंने पीछे और देखे नहीं और आज मेरे को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि उड़ीसा का लोगों मेरे को और मेरे महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद भी मेरे को वो दिए और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी हमको भी मुख्यमंत्री के दौर पर हमने इसी सीट पर पहुंचा दिए। तो निश्चित रूप से जो डबल इंजन सरकार का जो चल रहा था चुनाव का पहले, उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का ज़रूरत है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत भरोसा जताया है। और लास्ट टाइम में मेरे को मालूम नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं मालूम था। मेरा तो मन में था एक विधायक हूँ, 3 बार विधायक हो चुका हूँ, 4 बार जरूर हम जीतूंगा तो फिर मंत्री एक होऊंगा जरूर और अच्छा मंत्री बनूंगा, कैबिनेट मंत्री बनूंगा। लेकिन कोई सीएम बनना वो मेरे मन में नहीं था। इतना बड़ा बड़ा हमारा रथी महारथी राजनीति लोग है, मैं क्यों उनके साथ कॉम्पीट कर पाऊंगा। लेकिन मैं इसी आधार पर मेरे लक्ष्य था कि मैं अच्छा राजनीतिज्ञ बनूंगा काम करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए नहीं है। लेकिन मेरा योग्यता हासिल करना मुख्यमंत्री के लिए, वो इसी आधार पर मैंने काम नहीं कर रहा था। पब्लिक का सेवा ही मेरा परम धर्म था और काम कर रहे थे। लेकिन मेरा योग्यता वो पब्लिक का काम करते करते मैं मुख्यमंत्री का योग्यता मैंने बना लिया, वो मेरे को मालूम ही नहीं था। देखिए, आपको मालूम नहीं था, मगर एक बात मीडिया को और बाकी सबको बहुत अच्छे से मालूम चल गई है कि जो सोचता है मैं बनूंगा भाजपा में, उसको तो नहीं बनाते। तो ऐसा तो हुआ है और आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मगर हम जरा सा पीछे मुड़ के देखें तो पता चलता है कि पहले राजनीति का चेहरा एक और था और मोहरे पीछे से कोई और चल रहा था। ऐसी सरकार थी और ये बात उड़ीसा में भी सब लोग कहते थे, ये बात दिल्ली तक भी पहुंची। 24 साल का शासन कोई कम नहीं होता। 24 साल तक ऐसा शासन चला और अभी 12 जून को आपकी सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। इस 1 वर्ष में अगर मैं कहूँ, छोटा कालखंड है, तुलना नहीं हो सकती इतने लंबे शासन से, मगर लंबे डग आपने भरे हैं, ऐसा संकल्प दिखता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा इसमें कि इस 1 वर्ष में पिछली सरकार की किन कमियों को दूर करना आपकी प्राथमिकता में रहा है? आप कहें कि गेम चेंजर कोई बड़ा कदम हमने लिया है, तो वो कौन सा कदम है? इसलिए चुनाव का पहले हमारा बहुत लंबी फहरिस्त नहीं, मैं शीर्ष चीज जानना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्या किया। नहीं, एक बात है कि चुनाव का पहले जो हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जैसे वो एक मैनिफेस्टो तैयार किए थे, संकल्प पत्र, और हाँ जब हमारा सरकार आएगा तो हम 5 वर्षों में 21 प्रोग्राम करेंगे और बड़ा बड़ा वो काम करने के लिए वो मैनिफेस्टो में दिए थे। मैंने उसी मैनिफेस्टो को आधार पर ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैनिफेस्टो में सब कुछ स्थान था। मैंने सबसे बड़ा मेरा मन था कि जब 24 साल जो सरकार के बारे में आप बोले ना, जो
24 साल मतलब बिजू जनता दल सरकार, तो नवीन जी का सरकार, बिल्कुल नवीन जी का सरकार। बिल्कुल चौथाई सदी हो जाती है, अच्छा। 24-25 साल। 24 सालों तक नवीन जी ने सरकार में बैठते हुए उड़ीसा लोगों के लिए, उड़ीसा लोगों की भलाई के लिए, उड़ीसा लोगों की विकास के लिए, उड़ीसा लोगों की उड़िया अस्मिता के लिए काम करने का बहुत बड़ा 24 साल बहुत बड़ा कालखंड था। इसी कालखंड में नवीन बाबू उड़िया को पहचाना नहीं, उड़िया अस्मिता बारे में तो और दूर बात चला गया। और हमारा मैनिफेस्टो में लिखा है कि उड़िया अस्मिता को प्राथमिकता दिया जाएगा और उड़िया अस्मिता बहुत बड़ा एक मुद्दा है। वो जो सरकार था उसी टाइम में कोई उड़िया अफसर को वो अच्छा जगह पर नहीं देते थे। सरकारी कार्य में उड़िया में फाइल नहीं हो रहा था, उड़िया में नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ा बात है कि आप देखिए उड़िया अस्मिता बोलते बोलते उड़िया को तो वो अच्छा से नहीं देख रहे थे। और उनका कोई एक अच्छा और एक उनके पास जो ऑफिसर लोग थे वो उनको भी बोले थे कि आप उड़िया नहीं बनना है, उड़िया बोलोगे तो आपका समय खत्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक आप पॉलिटिक्स में नहीं रह पाओगे। मतलब मुख्यमंत्री को उड़ीसा के समाज के साथ काटने का काम उनके सलाहकारों ने किया था। बिल्कुल, आपने वही सोच लिया तो बात सोच ही हो सकता है। उड़िया अस्मिता मतलब जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को, जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी का 4 द्वार है। मैं उस वाले प्रश्न पर भी आऊंगा। अच्छा अच्छा। मैं एक जो आंकड़ों की बात करते हैं, तुलना की बात करते हैं, वहाँ 2-3 चीज़ों की बात बहुत जोर शोर से होती है। एक फैक्टर है उसका निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर क्या और कैसा काम इस बीच में हुआ है? क्योंकि उसके बिना जब पूरब की तरफ देखते हैं तो एक पिछड़ापन, कुपोषण, बाकी राज्य से पीछे चल रहा है उड़ीसा, ऐसा एक चित्र दिल्ली में भी दिखाता है, इंटरनेशनली भी प्रोजेक्शन उसका होता है। तो अगर हम निवेश की बात करें तो निवेश के फलक पर आज उड़ीसा कैसा है? नहीं, लेकिन आपका जो पहला प्रश्न था, मैं वो प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं दिया, तो आपने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। वो प्रश्न था कि आप जो 1 साल का अंदर ऐसा कोई काम किया, क्या काम किया जिसमें से आपने उड़िया अस्मिता की बात की। हाँ, नहीं, ऐसा उड़िया अस्मिता एक बात मैंने शुरू किए थे कि मैंने क्या काम किया जिससे हमको याद करेंगे कि वो अच्छा काम अच्छा, किया। मैं इसी में जो देश में भी बहुत अच्छा काम होता है वो बात भी वहाँ चर्चा हुआ होगा। जैसे सुभद्रा योजना, महिला का सशक्तिकरण करने के लिए, वोमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, वो मैनिफेस्टो में था। हमने 50,000 देने के लिए वादा किए थे और शुरू से ही हमने 1 साल के अंदर 10,000 पर महिला को हमने दे दिए। 1 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा महिला को हमने 10,000 करके पहुंचा। इसी बात को मैंने रखते हुए बोल रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने लाखपति दीदी बनाने के लिए उनका जो योजना है, स्कीम है, वो सुभद्रा योजना का काम करते हुए वो छोटा व्यापार में और बिजनेस में और कोई छोटा छोटा काम करने के लिए जो पैसा इनकम आएगा, इसी आधार पर हमने 1 साल में इतना अच्छा काम किया जिसमें से मोदी जी का लाखपति बनाने का जो उनका प्रोग्राम था उसी को हमने अचीव कर लिया। एक मतलब ऐसे होता है कि देखिए, जो टारगेट हमको मिला था कि आपका टारगेट है 17 लाख महिलाओं को लाखपति दीदी आप बनाओगे तो 100% आप कर सकोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उड़ीसा ऐसे राज्य है, हमारा सरकार भी पहली बार आते हुए 1 साल के अंदर, उनसे पहले भी वो योजना लाखपति दीदी का प्रोग्राम है, लेकिन हमने आते ही वो प्रोग्राम को शुरू करते हुए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री स्वयं आए थे प्रोग्राम को लॉन्चिंग करने के लिए। और 1 साल का अंदर ही हमने 1 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को हमने सुभद्रा योजना तो हमने दे दिया, लेकिन उनका देने से उनका क्या लाखपति दीदी बनाने में मदद में आएगा? इनका इनकम 1 लाख से ज़्यादा हर साल के लिए आएगा। हमने देखे कि इतना अच्छा
वो काम रहा जैसे कि 17 लाख जो 17 लाख महिलाओं का जो प्रोग्राम था, इसमें से 16,60,000 महिलाओं को हमने लाखपति दीदी बना दिया, जो देश में नंबर 1 आ गया, उड़ीसा नंबर 1 आ गया। वो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारा उड़ीसा के लिए, और जिसमें से आज 1 दीदी 2 दीदी और लाखपति दीदी का एक कॉन्क्लेव भी हुआ था भुवनेश्वर में, 25 राज्यों का, वहाँ भुवनेश्वर में हुआ। और 1 2 3 महिला दीदी ने मैं इसे बोल रहे थे कि महाराष्ट्र का एक दीदी बोले थे, मेरे स्वामी बोल रहा था मेरे को कमेंट मारते हुए, देखिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि मैं हवाई उड़ाजहाज से हम जा रहा हूँ देश का उधर उधर। लेकिन लाखपति दीदी जो वो महिला उनका बीवी बन गया, उनका मिसेस बन गया, तो वो आया था भुवनेश्वर में, वो बोला कि मेरे स्वामी ऐसे बोल रहे थे, आज मैं लाखपति दीदी बन गया तो मैंने भी हवाई उड़ाजहाज से हमने मुंबई से उड़ीसा आ गया और कितना आगे बढ़ा। तो उड़ीसा में जो हमको सुयोग मिला, हमारा एक लाखपति दीदी ने बोला, वो भी एक पिछड़े इलाकों में, वो बोला सर मैंने लाखपति दीदी नहीं है, मैंने 6 लाखपति दीदी बन गया। मतलब उनका कमाई है और 1 लाख नहीं 6 लाख हो गया। वो सुभद्रा योजना का जैसे इम्प्लीमेंट हुआ, अच्छा से हुआ और देश में हमने नंबर 1 बने, वो बहुत हमको बहुत खुश दिया और हमने बहुत अच्छा काम किया, इसी मन में हमारा है। बहुत बड़ी एक योजना कह सकते हैं। समाज में महिलाओं के बिना, उनको साथ लिए बिना, उनके सशक्तिकरण के बिना किसी समाज की पूरी प्रगति नहीं हो सकती। सुभद्रा योजना की तरह ही शक्तिश्री योजना भी एक आपकी है। उच्च शिक्षा संस्थानों का सुरक्षा ढांचा पूरा करने की भी एक योजना है आपकी। तो महिलाओं को एक तरफ रख के कोई भी समाज पूरी प्रगति नहीं कर सकता। मैं इसके साथ ही जो कह रहा था कि सरकार ने रोजगार के मुद्दे को कितनी प्राथमिकता दी। बार बार ये मुद्दा उठता है कि रोजगार का सृजन कैसे होगा, नौकरियां कैसे, तो ये रोजगार को आप कैसे देखते हैं? हमारा सरकार का आने के बाद ही हमने भी रोजगार कैसे लोगों का बढ़े, इसी आधार पर हमने काम शुरू कर दिया। देखिए, मोदी जी ने जैसे सोचे कि वो 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, वो इसी आधार पर हमने जब विकसित बनाएंगे तो फिर जो पिछड़ा वर्गों के उनके आगे समाज का मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं करने से और उनका पहले भित्ति भूमि नहीं बनाएंगे तो कैसे हम विकसित भारत बनाएंगे। तो उसको एक साइड में उनका भित्ति भूमि या इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाएंगे, और जो गरीब लोग हैं वो समाज का 4 वर्गों को वो सामने लाया, मोदी जी ने लाए। वो एक महिला और गरीब और कृषक और एक युवा, उनको कैसे आगे ला सकते हैं, समाज का मुख्य सत्ता में शामिल करें। इसी आधार पर हमने वो सुझाव दिए और काम करने के लिए जहां केंद्र और राज्यों में जैसे हमारा डबल इंजन सरकार है, हमको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला कि वो काम को हमने आगे कैसे ले चलें। उनका बेसिक नीड्स क्या है और बेसिक नीड्स को करते हुए सरकार का काम क्या है ना, उनको लिए कोई रास्ता, पानी, बिजली, स्कूल, हेल्थ के लिए वो हेल्थ सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसा, इसे नीचे के स्तर उनको बनाने का बहुत ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने तो उनका PM जनमन स्कीम दिए, जनजातीय गौरव दिवस आधार पर इन्हें वो बहुत सारी आदिवासी क्षेत्रों में, पिछले वर्गों क्षेत्रों में बहुत काम भी दिए। लेकिन हमको हम लोगों को वो काम करने के लिए हम जैसे सोचे थे, इसी आधार पर हम तो स्कीम किए कृषक के लिए, महिलाओं के लिए, युवक के लिए। बेसिक रूप से हमने रोजगार ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो हमने हमारा जो मैनिफेस्टो में हमने रखे थे, जैसे पहले सरकारी जो पद खाली है उसको कैसे भरूंगा, इसी आधार पर हमने सोचे थे कि 1.5 लाख युवाओं को हमने सरकारी पद में हम पूर्ण करूंगा और पहले 2 साल में 65,000।
इसमें से पहले साल में हमने 28,000 से ज़्यादा युवकों को भी नियुक्ति दे दिया बहुत सरकारी बड़ा स्तर नंबर पर। है। 28,000 लोगों को पहले वर्ष में नौकरी सरकारी देना बहुत स्तर बड़ा पर। नंबर है। ये सरकारी स्तर पर। अभी हमने और 40,000 देने के लिए प्रस्तुति चल रहा है उस सेकेंड साल में, द्वितीय वर्ष में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जैसे रोजगार, जॉब और एम्प्लॉय करने के लिए हमने जो हमारा शिल्पायन के बारे में हमने सोचे, इसी आधार पर हमने ज़्यादा लोगों को प्रमोट करते हुए और मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव जैसे हमने कर रहे हैं, इसी आधार पर हमने करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों को देने के लिए वादा तो किए। लेकिन इसी आधार पर प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में जैसे हमने काम किए हैं, उनसे आधार पर भी हमने करीब 30,000 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी हमने उनको रोजगार और जॉब हमने दे दिया। तो इसी आधार पर निश्चित रूप से हमारा 60,000 के आसपास हमने लोगों को एक रोजगार करने के लिए नियुक्ति, जॉब हमने दे चुके हैं सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में। और जो हमने शिल्प क्षेत्र में जैसे हमने शिल्पायन करने के लिए जा रहा हूँ और MOU साइन हुआ, अभी ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहा है, इसमें से हमने काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं कि करीब कम से कम 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, जॉब देने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग में हमने MOU साइन करते हुए और शिल्पायन हमने अभी काम शुरू हो गया। अगले 1 साल के अंदर आप देखोगे निश्चित रूप से कि हम लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत बड़ा वो एक कार्य हम कर रहे हैं और होगा भी। इसलिए कि दूसरा जो जॉब है, जैसे हमारा जो प्राणी संपद विभाग में उनको काम करने के लिए, जो गाय रखने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, कृषि क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने जैसे आज शुरू कर रहे हैं, निश्चित रूप से 1 साल हुआ, अभी काम चालू हो रहा है, उनका रिजल्ट हमने दूसरे साल में मिलेगा। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने काम और रोजगार और एम्प्लॉय देने के लिए जो हमारा सोच है, जो हमारा मैनिफेस्टो में रखे हैं, इसको ज़रूर हम पूरे करेंगे। बहुत प्रभावी नंबर्स हैं जो आप बता रहे हैं रोजगार की दृष्टि से। मैं दुनिया जानती है कि भारत में एक राज्य, गुजरात मॉडल जिसे कहते हैं, वो वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था। निवेश को आकर्षित किए बिना कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन्वेस्टमेंट को उड़ीसा में लाने के लिए क्या आपने कोई विशेष रणनीति बनाई, कोई योजना बनाई, उसका प्लान क्या है? क्योंकि मैं जब इसकी शोध कर रहे थे हम लोग, तो हमने देखा कि करीब करीब 5,000 करोड़ के निवेश को आपने अब तक स्वीकृति दी है। तो एक ग्रैंड प्लान क्या है उड़ीसा का आने वाला कल में? आप आज जो छवि है उससे अलग छवि इस निवेश के बूते आप क्या देखते हैं? शिल्पायन करने के लिए जो निवेशकों को हमने पॉलिसी बनाए हैं, वो पॉलिसी को हमने इतना अच्छा पॉलिसी किए हैं जिससे कोई निवेशकारी या इन्वेस्टर आकर्षित होकर आए। और इंसेंटिव नहीं देने से कोई आते नहीं है, लेकिन इंसेंटिव तो हमने बहुत अच्छा दे रहे हैं। हमारा उड़ीसा आज एक संभावना की राज्य है। मोदी जी डिक्लेरेशन भी कर दिए कि उड़ीसा एक संभावना की राज्य है। अगर भारत विकसित बनेगा तो पूर्वोदय का बारे में वो सोचे और बोले कि पूर्वोदय का जब विकास का दौर पर आगे बढ़ेगा तो भारत निश्चित रूप से विकसित होगा। इसी आधार पर हमको हमारा उड़ीसा ऐसा एक क्षेत्र है, देखिए वहाँ माइंस है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, आयरन में जैसे हमारा 35% है, और उसी के साथ साथ बहुत बक्साइट, क्रोमाइट, वो तो भारत उड़ीसा में ही है। और इसी आधार पर हमारा एक कोस्टल बेल्ट है, इससे 570 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा कोस्टल हुए। वह पोर्ट बनाने में हमारा 6-7 पोर्ट भी अभी काम करने के शुरू हो गया। पानी है, बिजली है और ज़मीन है, मैन पावर है, और उनके साथ कोस्टल सीशोर हमारा है। इसी आधार पर जैसे पहले से ही हमारा वहाँ इंडस्ट्री कोई आने वाले थे, बाद में रोक गई। अभी हमने उसी पॉलिसी आधार पर हमने जैसे एक
रोड से बनाने में अच्छा पॉलिसी बनाया। दिल्ली गए, मुंबई जाना पड़ा, और उनके साथ साथ हमने सिंगापुर भी गए थे, और लोगों को ऐसे आकृष्ट करते हुए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने जो हमारा प्रस्ताव रखे, सब लोग आकृष्ट होते हुए उड़ीसा आने के लिए वो लोग तैयार हो गए। और जैसे जनवरी 28-29 तारीख इसी सालों में जैसे हमने मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 हमने भुवनेश्वर में भी शुरू किए थे, प्रधानमंत्री स्वयं आते हुए वो गारंटी दिए और सब लोगों को कि मोदी गारंटी, आप आइए उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करें और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, उसके साथ साथ उड़ीसा आगे बढ़ेगा और भारत एक विकसित भारत बनेगा। उसी आधार पर हमने 17 लाख करोड़ का हमने प्रस्ताव हमको मिला और 13 लाख करोड़ का MOU साइन किए, और 13 लाख जॉब भी देने के लिए वो लोग हमको प्रतिश्रुति भी दिए, 13 लाख लोगों को जॉब देने के लिए। इसी आधार पर बहुत बड़ा हमको एक साहस मिला, एनकरेज मिला कि हम कुछ कर सकें, और मोदी जी हमारा साथ है, डबल इंजन है। उसी आधार पर हमने जब लास्ट टाइम में दिल्ली गए थे नीति आयोग का मीटिंग में, और मैंने मोदी जी को परमिशन मांगे कि हम थोड़ा बातचीत करने चाहता हूं, तो मोदी जी हमको तुरंत परमिशन दे दिए। 1 to 1 हमारा बातचीत हुआ। पहले ही जाते हुए बोले कि वो जो मेक इन कॉन्क्लेव में आप बोले थे इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतना क्या हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ कि नहीं, पहले बोलो। मैंने बोला जी हाँ हो गया। कितना हुआ ना, हमने 4 जगह 4 डेट में हमने ग्राउंड ब्रेकिंग किए। इसमें से करीब हमारा 1,78,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स ने जो आए हैं और MOU साइन किए थे उनका ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया। हमने ले ऑफ स्टोन दे दिए, अभी काम शुरू हो गया। और उनमें से 1,10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगा, ज़मीन दे दिया, पानी भी दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम है वो सब का हमने दे दिया। पहली इन्वेस्ट इतना हमारा उड़ीसा में आया, और हमने जो आप गुजरात बोले, राजस्थान बोले कि जहीं भी बोले, अब देखिए इन्वेस्टर से प्राइवेट सेक्टर में जितना लोग आए वो देश में 40% उड़ीसा में ही आए, और उनका ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया सारा राज्यों में। बाकी 60% हमारा उड़ीसा में 40% आ गया, और रिपोर्ट भी अभी तैयार है। उड़ीसा बहुत जोर से नहीं मगर बहुत मजबूती से कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। इस हिसाब से अगर निवेश की बात करें तो मैं एक चीज़ और कहता हूं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने एक चीज़ जो भारत की नीति में परिवर्तन था, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, इस तरीके का था। आपकी सरकार के पिछले 1 साल में हर दिन करीब करीब या किसी को निशाने पर लेते हुए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का एक लगता है कि वो आपने भी ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन ऐसा किया हो। 200 से ज़्यादा लोगों पर आपने कार्रवाई की। तो आपने क्या ये पुरानी सरकार से जो व्यवस्था बदली, कुछ लोगों ने माना कि ऐसे ही चलेगा, आपने कहा कि नहीं जरा सबक सिखाना है? निश्चित रूप से देखिए करप्शन या भ्रष्टाचार वो हमारा मुद्दा भी था। हमारा सरकार आएगा तो भ्रष्टाचार का खिलाफ काम करेगा, और शुरू से ही हमने वो कार्यक्रम को हमने शुरू कर दिया। और आज भी जो लोग ने पिछले 24 सालों से काम कर रहे थे वो लोग थोड़ा सा, शासन भी ऐसा ही था कि ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर, कोई डेमोक्रेसी आधार पर शासन नहीं था। सरकार को चला रहे थे, डेमोक्रेटिक वहाँ नहीं था, और ऑफिसर लोग ने चला रहे थे। इसी आधार पर अफसरों का थोड़ा सा वो जो करप्शन करने में उनको बहुत मदद मिलता था। और आज मैंने आज के जितने आने के बाद मैंने देखा कि बहुत करप्टेड लोग अच्छा पद में है, अच्छा जगह में है, और पूरा सरकार का धन को लूट रहे हैं। तो मैंने जब इंटेलिजेंस को पूछा हमारा, और जो बात किया है, पोजीशन किया है, क्या कौन काम कर रहा है, थोड़ा रिपोर्ट मेरे को दो, तो रिपोर्ट में ऐसा रिपोर्ट आ गया कि मेरा मन खुश हो गया। मतलब काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई किसी का प्रेशर नहीं देगा, कोई पियोन हो या कोई IAS अफसर हो, किसी को नहीं छोड़ा मैंने। एक IAS अफसर को भी जेल भेज दिया और पियोन को भी छोड़ा नहीं। इसी आधार पर देखिए 200 आप बोले 300 के आसपास हो गया।
अच्छा 300 के आसपास हाँ, हो गया। अभी दो बहुत बड़ा बड़ा वो मछली भी पकड़ गए हैं। एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने, जो डीएफओ बोलते हैं, क्लास 1 सीनियर अफसर है, वो जीवन काल में क्या क्या काम किया पता नहीं, कितना रोजगार किया। वो रोजगार करते करते मतलब करप्शन, रोजगार मतलब करप्शन, वो करते करते उनका लास्ट टाइम में मैं सरकार आ गया तो उनका पोस्टिंग हो गया मेरा जिले हेडक्वार्टर में। मतलब जो जैसे बोलते हैं कि अब हमारा उड़िया में बोलते हैं दीपो तलो अंधारो, मतलब जहाँ मुख्यमंत्री है उनसे नीचे सीट में रह जाएगा तो किसी का नज़र नहीं आएगा। कोई भी डरेगा कि वहाँ सीएम है तो उनका हो सकता है आदमी, उनको मौत कोई अटक ना करो। लेकिन मैंने देखे कि मेरा पास ही एक अच्छा ऑफिसर है, मेरे पास जो आ गया फाइल, तो मैंने बोला किया उन्हें, बहुत बड़ा वो करप्शन किया, तो मैंने साइन कर दिया फटाफट, और रखा नहीं मैंने। उनका 123 प्लॉट है भुवनेश्वर आसपास में है, पैसा कितना है तो वो निकाल आ गया, वो लाख से नहीं करोड़ से सब आता है। तो बड़ा ऑफिसर है, उनको लास्ट गवर्नमेंट ने छोड़ देता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट शासन ऐसा ही था। आईएएस अफसरों को, आईपीएस ऑफिसरों को, उनको वो छोड़ देता है, जो जितना बड़ा करप्शन करने से भी। लेकिन हमको किसी को छोड़ा नहीं। करप्शन नॉट ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो भी पॉलिटिकल लोग हो या कोई बिजनेस हो, कोई साधारण लोग हो, किसी को भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो भी सामने आ जाएगा, वो आ रहे हैं सामने सब लोग, अगले दिन में बड़ा बड़ा लोग भी आ रहे हैं, हम छोड़ने वाला नहीं हूँ। निश्चित रूप से करप्शन को हम जीरो टॉलरेंस से जो बात हम बोल रहे हैं, निश्चित रूप से करने जा रहा हूँ। 1 साल हमारा हो गया, हमने देख रहा था, और दूसरे साल हम करने के लिए अभी तैयार हो गया और काम भी शुरू कर दिया। वाह क्या बात है। ख़ास तौर से ऐसे राज्य जहाँ पर खनन बहुत होता है, वहाँ पर खनन पर एक लेवी टैक्स लेना, एक उगाही एक व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है। जब आपने भ्रष्टाचार पर ऐसी कार्रवाई की तो बाकी खनन माफिया को भी कोई मैसेज दिया, स्पष्ट कुछ कहा? निश्चित रूप से जो खनिज क्षेत्र में, खनन कार्य में, या कोई भी मेजर मिनरल्स में, माइनर मिनरल्स में, इंडस्ट्री में, कई सरकारी योजना में, सरकारी बहुत बड़ा योजना आता है, उसमें से भी बहुत करप्शन होता है। जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनके मन में करप्शन करना उनका एक धर्म होता है। वो बोलते हैं कि हम कितना करप्शन कर सकें तो हम, उनका स्टेटस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जो जेल में जाने के लिए वो पड़ जाता है, तो फिर सोचते हैं कि मैंने क्या किया। इसी आधार पर हम सब लोगों को देख रहा हूँ, किसी को तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो बड़ा बड़ा क्षेत्र जो है, जैसे बोले कि मिनरल्स में और इंडस्ट्री सेक्टर में, वो सब लोग निश्चित रूप से अगले दिन में वो आ रहे हैं। हम उसको स्क्रीनिंग करते हुए निश्चित रूप से उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई अगले दिन में करने वाले हैं। बहुत अच्छा। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा मांझी जी, उड़ीसा को एक राज्य के तौर पर देखना, और सभी लोग उसकी रणनीति, योजना सबके लिए देखते हैं, परंतु उड़ीसा को उत्तर और दक्षिण में देखना, उसकी चुनौतियों को अलग से चार्ट करना। अगर उत्तर उड़ीसा, दक्षिण उड़ीसा विकास परिषद की मैं बात करूं, तो ये विकास परिषद का आइडिया क्या है, इसके पीछे सपना क्या है, इसमें चुनौतियां क्या हैं, और आपका फोकस क्या रहने वाला है? उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, वहाँ दक्षिण उड़ीसा, उत्तर उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा, थोड़ा अलग अलग ऐसा एक अंचल है जहाँ पिछले वर्ग लोग भी है, आदिवासी लोग भी है, हरिजन लोग भी है। और हमारा उड़ीसा में कोई जात पात पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन आदिवासी लोग 23% है, और एससी या हरिजन लोग है लगभग 16% से ज़्यादा है। पिछले वर्ग लोग भी है, और एसटी एससी ही ओनली 40% लोग उड़ीसा में रहते हैं।
और उनके समाज का मुख्य स्रोतों में शामिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। उनका बेसिक नीड्स जो है, उनका इलाका में काफ़ी डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इसी आधार पर दक्षिण उड़ीसा, उत्तर उड़ीसा और पश्चिम उड़ीसा, इसी आधार पर कोई निश्चित रूप से इसी इलाका का विकास अच्छा ढंग से नहीं हो पाया। जैसे दक्षिण उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के लिए एक WODC, वेस्टर्न उड़ीसा डेवलपमेंट काउंसिल, एक बहुत दिन से बना हुआ है। अभी उनका काम जोर से चल रहा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में, और उनका जो जीवन जीविका क्षेत्र में उनको काम हो गया, लेकिन दक्षिण में बहुत कमी है, उत्तर में भी नहीं है। इसी आधार पर हमारा मैनिफेस्टो में भी वो था, उसको देखते रखते हुए हमारा शीर्ष नेतृत्व में बोले थे कि हम निश्चित रूप से हर उड़ीसा को हम अच्छा फोकस करेंगे। इसी आधार पर जैसे वो मैनिफेस्टो में आया था और हमने भी शुरू कर दिया, टास्क फोर्स गठन कर दिया नॉर्थ उड़ीसा डेवलपमेंट काउंसिल जैसे उत्तर उड़ीसा डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। अभी वो रिपोर्ट भी आ गया, ड्राफ्ट रिपोर्ट आ गया, उनको लेते हुए हमने अगले दिन में उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या उनके जो लोगों को जो आर्थिक स्तर पर बहुत ही कमी है, उनका पर कैपिटा इनकम इतना कम है कि उनका परिवार चलाने में बहुत कष्ट होता है, और उनका पढ़ाई करना, उनका हेल्थ सेक्टर में और सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने के लिए वो लोग पास में पैसा नहीं है। इसी जो और सामंजस्यता तैयार हो गया, सब इलाका में हम बैलेंस करने के लिए जो इम्बैलेंस था उसके लिए NODC जैसे कर दिया, साउथ उड़ीसा में भी एक SODC कर दिया, साउथ उड़ीसा डेवलपमेंट काउंसिल। उनका भी एक टास्क फोर्स करते हुए एक मंत्री जी को चेयरमैन देते हुए वो अभी टास्क फोर्स का काम अभी चालू हो गया, अगले दिन में वो भी हो जाएगा। इसके लिए हम पैसा पहले से ही बजट में 200 करोड़ दे दिया। जब भी वो कमेटी आ जाएगा बनाएंगे तो उनके ऊपर वो काम करने के लिए कि निश्चित रूप से हमको बहुत आगे जाना है, और उड़ीसा 2036 के लिए हमने योजना किए हैं। समृद्ध उड़ीसा 2036, 2047 के लिए आपने तैयारी जो की है उसमें एक चरण ये है। इसके बारे में मुझे लगता है कि एक योजना का नाम नहीं, उसमें चरण क्या होने वाले हैं कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं समृद्ध उड़ीसा योजना के साथ ही उड़ीसा टैक्स 2025 उसे भी थोड़ा समझना चाहूँगा। 2036 जो है उड़ीसा राज्य गठन की 100 साल पूरे होंगे। तो उड़ीसा एक भाषा भित्तिक राज्य, पहले राज्य भारतवर्ष में बना था। इसी आधार पर हमको 100 साल होने जा रहा है। वो 100 साल जब होगा 2036 में, इसी आधार पर हमने सोचे कि 2036 को निश्चित रूप से उड़ीसा का स्थिति सोशियो इकोनॉमिक हो, समृद्ध उड़ीसा कैसे हो सकेगा। इसी आधार पर हमने पब्लिक को हमने प्रस्ताव मांगा कि आप प्रस्ताव तो 2036 कैसे होगा, आपका सपनों का उड़ीसा कैसे होगा 2036 को, आप प्रस्ताव दो। और लोगों ने प्रस्ताव भी दिए। उसी आधार पर 2036 के लिए जो प्रस्ताव आया, 3,20,000 से ज़्यादा लोगों का प्रस्ताव, राज्य से, राज्य बाहर से, विदेश से भी कुछ लोग प्रस्ताव भी दिए कि ऐसे ऐसे उड़ीसा को बनाना होगा। इसी आधार पर हमने उसको अभी हमने स्क्रूटिनी कर रहे हैं, और स्क्रूटिनी भी हम नहीं कर रहे हैं, AI को दे दिया। अपना जो AI वहाँ जो बातचीत कर रहा था, उसी AI को पहले राज्य हम है कि 2036 के लिए जो हम प्रोग्राम करेंगे समृद्ध उड़ीसा बनाने के लिए, इसी आधार पर हमने AI को दे दिया कि आप थोड़ा स्क्रूटिनी करो और हमको उसमें से अच्छा प्रस्ताव दो। वो भी एक प्रस्ताव हमको अच्छा दे दिया कि वो बोला कि 2036 के लिए आप 36 प्रोग्राम ले लो, 36 for 36, 2036 के लिए 36 प्रोग्राम और दे दिए। उसी आधार पर हमने अभी काम करने शुरू करने के लिए जा रहे हैं कि, और उसी प्रोग्राम का भी मोदी जी जो आए थे 1 साल पूर्ति मनाने के लिए, उसी दिन में वो प्रोग्राम को भी लॉन्चिंग कर दिए। और इसी आधार पर वो पहला चरण हमारा है 2027 को, जैसे हम विकसित भारत के लिए जो मोदी जी ने आह्वान दिए, उससे पहले हमने 2036 को एक चरण में, एक सोपान में रखे। और दूसरा चरण हमारा है 2036 से लेकर 2047 विकसित उड़ीसा और विकसित भारत को। उड़ीसा एक ग्रोथ इंजन होते हुए काम करेगा, ऐसे नहीं हम ग्रोथ इंजन होकर काम करेंगे, वो बात मोदी जी ने बोले थे। इसी आधार पर हमने 2036 के लिए
और 2047 के लिए 2 चरण में जो काम करने जा रहे हैं, और प्रस्ताव जो मोदी जी ने पास हमने रखे हैं नीति आयोग में, वो मोदी जी ने हमको बहुत अच्छा ढंग से ये सुन रहे थे, और उनका रिएक्शन में भी आ गया, अरे वो तो बहुत अच्छा सोचे हैं मोहन मांझी जी। वो सबको बोले सब मुख्यमंत्री बोले देखो कैसा 2 चरण में कर रहे हैं। एक 100 साल का उनका प्रदेश का गठन के लिए उड़ीसा, समृद्ध उड़ीसा कैसे बनेगा, और इसी आधार पर विकसित भारत के लिए भी काम होगा। और 2 चरणों में 2036 से लेकर 2047 तक, ये 11 साल, अगले 11 साल में 2047 तक, 22 सालों में कैसे विकसित भारत बनेगा, और उनका राज्य में विकसित समृद्ध उड़ीसा के साथ विकसित उड़ीसा वो बनाने में जो सोच रहा है, इसी आधार पर आप लोगों को भी करना है। इसे वो सब मुख्यमंत्री को बोले, और बोले कि हमारा गुजरात में भी होना चाहिए और महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र 1960 में 2 उनका डिवाइड हुआ था, तो उनका भी तो कोई 60 साल या 75 साल आएगा। इसी आधार पर, और आप अपना उड़ीसा जैसे बना रहा है इसे बनाओ, इसी आधार पर चलने होगा तो आपको आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ, हमको और एक उत्साहित भी किया। नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब उड़ीसा मॉडल से गुजरात मॉडल ट्रेंड होगा, सीख लेगा ऐसा। हम गुजरात मॉडल लेते हुए विकास का मुद्दे जा रहे हैं, लेकिन हमने जब विकसित भारत हुआ, इसी पर हमारा मॉडल जैसे हम लेके जा रहे हैं, ये वो बोले कि गुजरात को भी इसी आधार पर जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर है। तो उनका मॉडल और हमारा मॉडल वो अलायंस में होगा तो फिर बहुत अच्छा होगा। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने एक उत्तर तो दिया, उसमें उड़ीसा की जब बात करते हैं तो 2 चिंताएं, 2 कंसर्न बहुत प्रमुखता से आते हैं, सबके मन में आते हैं। एक तो भ्रष्टाचार वाले पर आपने बात किया, फर्स्ट सी है करप्शन जिस पर, दूसरा सी है कन्वर्जन। बहुत समय से मतांतरण की, कन्वर्जन की भूमि भोले वाले लोग हैं, उनको छोटे से लालच में, और ये ऐसी जमीन जहाँ पर स्वामी लक्ष्मणानंद जी का हमने पूरा जो प्रकरण था, पूरा देश व्यथित हुआ उससे। क्या आस्थाओं का इसी तरह आखेट भूमि बना रहेगा उड़ीसा? कन्वर्जन के लिए आप क्या करने वाले हैं? वो बहुत बड़ा प्रश्न है, और हमने भी उसी बात के आधार पर जो सोच रहे थे, अभी कन्वर्सन जो कर रहे हैं जो लोग, वो निश्चित रूप से गलत काम कर रहे हैं। कोई एनजीओ के साथ, कोई उनका धार्मिक क्षेत्र के साथ आते हुए वहाँ बहुत सारे अभी भी काम कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन वो जैसे कन्वर्सन को हमारा भाजपा सरकार आने के बाद भी वो कर रहे हैं, और उनको मालूम है कि सरकार हमको सहयोग नहीं देगा, फिर भी वो अंदर जाते हुए कर रहे हैं। लेकिन हम जो कोई छोटा सा लालच, कोई छोटा सा प्रोग्राम देते हुए जो कर रहे हैं, इसी आधार पर हमारा जो स्कीम है, हमारा जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमने जैसे विशेष रूप से ट्राइबल सेक्टर में, एससी सेक्टर में, और भी कोई लोग हैं जो कोई उनका धन की ज़रूरत है, इसी आधार पर कुछ लोग तो कन्वर्सन हो रहे हैं, लेकिन वो अगले दिन में धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसी आधार पर हमारा सरकार पूरा फोकस में है, कहीं भी हो, कोई इलाका भी हो, हम इसके ऊपर फोकस रखते हुए काम कर रहे हैं। प्रशासन, एक बार हमारा प्रशासन टाइट हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम उसको बंद कर सकते हैं, और मेरे मन में लग रहा है कि वो काम को हम पूरा से पूरा कन्वर्सन को जरूर इसी समय के आधार पर हमने धीरे धीरे उनको हम पूरा बंद कर सकते हैं, करेंगे। संकल्प अच्छा है। एक आइडिया और हो सकता है इसमें, मुझे उड़ीसा में ही किसी व्यक्ति ने एक सुझाव दिया कि कुछ लोग और ऐसी राजनीति वाले लोग जो अपनी जाति नहीं बता सकते, हमारे मुख्यमंत्री की तो जाति पता है, वो गर्व से कहते हैं कि हम संथाल हैं, तो जाति की जनगणना करने वाले लोगों को ये बोलना चाहिए कि जब तक जाति की जनगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक कन्वर्जन को भी अवैध घोषित कर दिया जाए। ऐसा भी उड़ीसा के मन में चल रहा है।
है। कुछ लोग तो ऐसा भी है काम करने की, वो जैसे अपना परिचय ना देते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनका जो मिशन है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल लोग कोई बात को छुपा जाएगा और उनके सामने नहीं आएगा, ऐसे तो बात नहीं है। आप जैसे कुछ बात को हमने बता दिया कि वहाँ एआई को खड़ा करते हुए बोला कि पूछ दिया तो वो बात बोल दिया। इसी आधार पर लोग को सब मालूम होने जा रहा है कि कौन क्या काम कर रहे हैं। सोच की बात है, राष्ट्र नीति की आधार पर जो काम करने वाला लोग निश्चित रूप से देख रहे हैं और निश्चित रूप से उसी बात को लेते हुए अगले दिन में हमारा सरकार भी और समाज लोग भी काम कर रहे हैं। सरकार अकेला नहीं, समाज के साथ सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे तो जो लोग हमारा नेगेटिव स्तर पर काम कर रहे हैं वो लोगों का मिशन सफल नहीं होगा। निश्चित रूप से हम सही समय पर रास्ते पर वो कन्वर्सन और जो भी नेगेटिव काम कर रहे हैं वो काम को हम नाकाम कर देंगे, माने उसका पूरा ख़त्म कर देंगे। कन्वर्जन खत्म होगा उड़ीसा से, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत सरल शब्दों में एक संकल्प की अभिव्यक्ति है। उद्यमिता का जागरण होगा, उसके लिए आपने अलग अलग चरणों की बात की। मैं एक और चीज कहता हूं कि उड़ीसा की जब संभावनाओं को टटोला जाता है तो दो सेक्टर्स खासतौर से ध्यान में आते हैं। उसमें एक है खनन और दूसरा है टेक्सटाइल। इन दोनों क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार को कैसे जोड़ा जाएगा, एक बात, और दूसरा इसके साथ पर्यावरण की चिंताओं वाले लोग बहुत सारे आते हैं। ऐसा नहीं कि खाली एजेंडा की बात होती है, एनजीओ सेक्टर्स में हम वो भी बहुत देखते हैं, मगर राज्य के विकास के साथ पर्यावरण की चिंताओं का भी आप कैसे ध्यान रखेंगे? संवेदनशील विषय है। निश्चित रूप से खनन होगा तो पर्यावरण थोड़ा सा नष्ट होगा, और खनन भी होगा और पर्यावरण को भी हम देखेंगे। वो दोनों बात करने का थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वो कठिनाई को दूर करने में जब पॉलिसी तैयारी किया जाता है, हमने उसी आधार पर हमने पॉलिसी बिल्कुल कर चुके हैं। पर्यावरण को आगे रखते हुए, खनन को देखते हुए, और हमने वहाँ वैल्यू एडिशन करने के लिए भी जा रहे हैं कि हम माइन सेक्टर में खनन करते हैं, रेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, विदेश को भेज देते हैं या कोई राज्यों को, लेकिन उड़ीसा में हमने फिनिश प्रोडक्ट नहीं किए। इसी आधार पर हमने आज वैल्यू एडेड करते हुए फिनिश प्रोडक्ट वहाँ होगा, इंडस्ट्री भी होगा, और पर्यावरण के साथ लेते हुए हम काम करेंगे। इसी आधार पर हमने जैसे शिल्पायन को भी गुरुत्व दिया, पर्यावरण को भी रखते हुए, और हर जैसा हमारा माइंस बेस और स्टेट है, हमारा कोल है, मैंगनीज है, आयरन है, बॉक्साइट है और क्रोमाइट है, और सारे के सारे माइंस हमारा उड़ीसा में है, लेकिन हमने इसी आधार पर वैल्यू एडेड नहीं कर पाए और हमको बहुत अपॉर्चुनिटी था। आज हमने वो अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा हमको आया है। इसी आधार पर हमने जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इसी आधार पर हमने देखे तो नॉट ओनली स्टील सेक्टर में और मेटल सेक्टर में, या हमारा जो कोई इंटीग्रेटेड स्टील सेक्टर में काम करने के लिए, हम उसी के साथ साथ सारी दूसरा सेक्टर, जैसे हमने टेक्सटाइल भरे, टेक्सटाइल सेक्टर में अपैरल, वहाँ प्रोडक्ट कैसे हमारा उड़ीसा में आएगा, पोर्ट का डेवलप कैसे होगा, उनके साथ साथ हमारा जो आजकल रिन्यूएबल एनर्जी उसको कैसे आगे ले सकें, और टूरिज्म सेक्टर में, होटल बिजनेस में, सारी सेक्टरों का बात रखते हुए जिसी टाइम में हमने मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 में हमने जो उड़ीसा में किए, इसी आधार पर 16 सेक्टर को लेते हुए हमने अभी शुरू कर दिए, जिसमें से कोई पर्यावरण नष्ट नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हमने बोले कि हाइड्रोजन, अमोनिया हाइड्रोजन, इसी आधार पर हमने ग्रीन एनर्जी करने के लिए वो सारी सेक्टर में हमने जो काम अब शुरू करने जा रहे हैं, पर्यावरण का कोई नष्ट नहीं होगा। इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं, और स्टील सेक्टर में भी जो हम काम कर रहे हैं उसके पर्यावरण के देखते हुए, नज़र रखते हुए, पॉलिसी बनाते
बनाते, हमने उसी सेक्टर में भी हम कभी नज़र रखते हुए काम कर रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से पर्यावरण भी ठीक रहेगा। और टेक्सटाइल सेक्टर में हमने जो बोले, अभी पहली बार हमारा एक कॉन्क्लेव हुआ था करीब 4 दिन पहले, वो भुवनेश्वर में जो हमारा कॉन्क्लेव हुआ टेक्सटाइल सेक्टर में, बहुत सारी हमको अच्छा संदेश मिला। तमिलनाडु से, आंध्र से, आपका गुजरात से, मुंबई से, दिल्ली से सारी इन्वेस्टर्स लोग आए थे, करीब 300 से ज़्यादा लोग आए थे। और हमने भी 33 कंपनियां को तो एमओयू साइन किया, उनके साथ साथ और भी कोई प्रस्ताव सारी आ चुका है। उनमें से हम ज़्यादा नहीं 8,200 करोड़ का हमने एमओयू साइन कर लिया। लेकिन उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉई जो आपने रोजगार के बारे में बोले थे, जॉब देने के लिए, उसमें से 53,000 लोग काम करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट ओनली 8,000 करोड़। वही जो टेक्सटाइल में, अपैरल में जो हम करने जा रहे हैं, स्वयं जो रिलायंस कंपनी आए थे, उनका पूरा टीम आए थे और काम करने के लिए, जैसे हम हर क्षेत्र में तो वो नंबर 1 है, हम उड़ीसा आके वहाँ टेक्सटाइल क्षेत्र में भी हम नंबर 1 बनेंगे। इसी आधार पर हमको थोड़ा उड़ीसा में हमको जगह मिलने के लिए वो आते हुए मेरे साथ वो एमओयू साइन कर लिए। और निश्चित रूप से बड़ा बड़ा कंपनी लोगों जो देश में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर में प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो उड़ीसा आने के लिए तैयार हो गए। और हमको इसी सेक्टर में ही, जिससे पर्यावरण का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा ज़मीन भी लेना नहीं है उनका। और हमने भी उसको लेते हुए कोई भुवनेश्वर के आसपास नहीं, उनको भी हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बलांगीर में, केउंझर में, संबलपुर में, और हमने खोर्धा में, गंजाम में, कोरापुट में भी, इसी आधार पर हर डिस्ट्रिक्ट में हमने इंडस्ट्री को ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंट भी दे रहे हैं। और पर्यावरण को देखते हुए भी हमने नॉट ओनली स्टील सेक्टर में और मेटल सेक्टर में, हमने रिन्यूएबल एनर्जी के साथ टेक्सटाइल, अपैरल सब सेक्टर में हमने जैसे फोकस कर रहे हैं। निश्चित रूप से उड़ीसा पर्यावरण के साथ हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए काम कर चुका हूँ, शुरू कर दिया। जो विषयों का फैलाव है और जिस तरह से भविष्य के उड़ीसा का खाका जमीन पर उतर रहा है, लोगों के सामने साफ हो रहा है। पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों पर प्रशासकीय तंत्र हावी रहता था। मैं अगर ये कहूं कि केवल सरकार नहीं बदली, अगर ये भरोसा देना हो और आपसे ये पूछा जाए कि क्या उस तंत्र और उस सोच की प्रक्रिया को बदलने के लिए आपने कुछ कैबिनेट की प्रक्रियाओं में भी बदलाव किया है क्या? किस तरह से ये बदलाव आया? बैठक, मीटिंग, एजेंडा, बाबूशाही हावी ना हो, मंत्री मजबूत हो, उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, मैं जो सरकार में मुख्यमंत्री के लीडरशिप में मेरा सरकार आ गया, मैंने कभी मंत्री नहीं बना था और मैंने कभी प्रशासन का स्ट्रक्चर को मैंने सामने देखा नहीं था। लेकिन विधायक के नाते, कोई चीफ व्हिप, गवर्नमेंट डेप्यूटी चीफ व्हिप के नाते तो काम किए थे, लेकिन वो सरकार का डायरेक्ट काम नहीं है। और मेरा काफ़ी जो एक्सपीरियंस, मेरे कुछ 4 बार विधायक होने के जो एक पोजीशन आ गया, और कभी कमेटी का चेयरमैन बनते हुए थोड़ा सा हम अंदर जा रहा था। लेकिन हमने देखा कि काम क्या है, क्या करना होगा। और जो सारी ब्यूरोक्रेट्स लोगों ने, वो देखते हैं लोग कैसा है, उनका सोच कैसा है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। वो काफ़ी देखते देखते वो जब हम लूज पड़ जाऊंगी तो वो थोड़ा सा हमको अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे वो लोग। इसी आधार पर हमने सोचा और धीरे धीरे हमने कैसे सारी ब्यूरोक्रेट्स लोग मेरे पॉकेट में आएंगे, मेरे पॉकेट में आ जाएंगे, और मेरे जो ऑर्डर दे रहा हूँ उसको काम करना ही होगा। और मैंने पहले देखा कुछ लोग तो काम करने लगे, लेकिन 24 सालों में जैसे लास्ट गवर्नमेंट का जो बीजू जनता दल गवर्नमेंट था, और उनका तो ब्यूरोक्रेट्स आधार पर शासन चालू हो रहा था, इसी आधार पर वो लोग हमको नहीं मानते थे। सामने से सर, पीछे से
और दूसरा कोई शब्द लगा लेते थे, लेकिन हमने उसी आधार पर हमने उसको कुछ बोला नहीं। लेकिन मेरे काम पर मैंने सारी अफसरों को बुलाया, उनको हमने अच्छा काम करने के लिए भी सुझाव दिया। पहले हमने सेक्रेटरी को बुलाया, बाद में हमने जो कलेक्टर लोग है, एसपी लोग है, उनको बुलाया पूरा सारा प्रदेश का, उनको भी हमने अच्छा ट्रेनिंग दिया। और एक वर्कशॉप में कॉन्फ्रेंस में हमने बोलते बोलते हमने 2 शब्द भी वहाँ रखता था, वो कड़ा शब्द वो बात हमने बोल दिया था। और जो नीचे का अफसर, जो बीडीओ लेवल का अफसर, उसको भी, और हमने उसको बोल दिया था कि देखिए हमने बहुत सरल लोग हैं, मैं आदिवासी भी हूँ और मेरा बहुत सरलता भी है और उदारता भी मैं हूँ, लेकिन आपको इतना सोचना नहीं सोचना है कि मेरा सरलता अर्थ है दुर्बलता, वो नहीं है मेरा। और जो काम नहीं करेगा, और आपको दंड भी देना कैसे दिया जा सकेगा वो मेरे को भी आता है, और काम करके भी मैंने दिखा दिया। तो बाद में वो अफसर लोग ने बोले कि नहीं हम काम नहीं करेंगे तो छड़ेगा नहीं, तो वो लोग डरते हुए काम करने अभी शुरू कर दिए। मैंने बोला कि देखो आप काम करो, जैसे मोदी जी का ढांचा है सब उसी अफसर ही काम कर रहे हैं, हम दूसरा तो कोई IAS अफसर और IPS अफसर तो ला नहीं सकूँगा, कोई भाजपा वाला हो तो आ जाओ काम करो, इसे तो होगा नहीं। और इसी आधार पर हमने उसी लोगों को भी काम पर लगाऊंगा, तो फिर हमको थोड़ा सोच बदलना पड़ेगा। इसी आधार पर काम करने के लिए मैं बहुत प्यार से और मेरा सरलता के आधार पर ही मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे अभी मैंने जैसे ऑफिसरों को कौन सा ऑफिसर कहाँ रखने से अच्छा काम करेगा वो हम देखता हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मेरे को बोलने वाला भी नहीं है कि अरे हमको कोई विधायक बोलेगा, मंत्री बनेगा और कोई पॉलिटिकल लोग बोलेंगे कि नहीं उसको हाँ करना है और मैं बोल रहा हूँ तो करना ही पड़ेगा। इसी दबाव से मैं नहीं हूँ, कोई दबाव नहीं है। इसलिए मेरा जो काम अभी चल रहा है बिना दबाव से और इतना ऐसे ढंग से हमने उनके साथ काम कर रहा हूँ कि मेरा मन कहता है कि निश्चित रूप से जो टास्क हम अफसर को दे रहा हूँ, जो हमने जो मैंडेट लेते हुए आया हूँ, मैनिफेस्टो आधार पर काम कर रहा हूँ। उनको बोला कि मेरा मैनिफेस्टो आप पढ़ा कि नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा गुरुजी ने अफसरों की भी क्लास लगा दी, क्लास की तरह से हाथ उठवा रहे हैं। और पहले जो हम बोले थे हाथ उठाने के लिए नहीं बोले थे, लेकिन वो सब देखे नहीं थे, कुछ देखे थे। लेकिन दूसरा मीटिंग में जैसे हमने बोले कि अब हमारा भाजपा का या हमारा शीर्ष नेतृत्व जो मैनिफेस्टो दिए थे घोषणा पत्र, उसको आप सब पढ़ाई किए कि नहीं, कितने बार पढ़ाई किए, उसी आधार पर काम करना ही पड़ेगा। सेकेंड टाइम जैसे हमने पूछा तो सब लोग हाथ उठा दिए कि हम पूरा पढ़ चुका हूँ। मतलब हमारा भाजपा का सोच विचारधारा और इसी आधार पर हमको काम करने में राष्ट्रीय आधार पर डबल इंजन सरकार के आधार पर मोदी जी क्या बोलते हैं, कैसे हम काम करेंगे, और जो केंद्र में जो राज्यों में तो देते हैं, जो राज्य केंद्र का जो डबल इंजन का सरकार काम करने के लिए वो लोग अभी माइंड सेटअप कर लिए हैं, और जो माइंड सेटअप करने के नहीं कर पाया वो लोग वहाँ नहीं है, और कहाँ होंगे वो लोग। इसलिए बहुत अच्छा ढंग से हम ऑफिसर लोगों के साथ मिलाते हुए वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, काम भी सही ढंग से चल रहा है। मेरे मन कहता है कि निश्चित रूप से अगले जो 1 साल हम अभी काम शुरू कर दिए काफ़ी हमको रिजल्ट मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा भी अब आप 5 दिन पहले ही शेयर कर देते हैं लोगों से। हाँ, वो बोले थे कि पहले कॉम्प्लेन आया था कि हमने भी वो लास्ट टाइम में दे रहे थे। मैंने थोड़ा पॉलिसी और थोड़ा किया गाइडलाइन है और उसको भी उपस्थापना करते थे हमारा सेक्रेटरी लोग ने। हमने चीफ सेक्रेटरी को बोले कि देखिए वो क्या है मेरे को डिटेल बताइए, और मेरे को बताते हुए बोले कि नहीं वो कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट का जो प्रस्ताव जिस डिपार्टमेंट का है वो ही प्रस्ताव रखेगा, कोई सेक्रेटरी नहीं रखेंगे। हमको हटा दिए, पहले कोई मंत्री नहीं बोल पा रहे थे, लास्ट सरकार में तो कोई मंत्री लोग बोलने के लिए भी उनका परमिशन नहीं था, बोलने के लिए परमिशन ही नहीं था। लेकिन हमारा सरकार में ऑफिसर लोग बाहर बैठेंगे, कैबिनेट मीटिंग में कोई नहीं, ओनली सेक्रेटरी, जो कैबिनेट का सेक्रेटरी होगा वो चीफ सेक्रेटरी है, और दूसरा कोई IAS अफसर नहीं बैठेंगे।
कोई पियन भी नहीं बैठेगा। और इसी आधार पर हमारा जो कैबिनेट का सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी है, वो प्रस्ताव रखने के लिए अनुरोध करेगा कैबिनेट मंत्री को, या जो स्टेट मिनिस्टर भी जो आते हैं उनका विषय लेते हुए वो ही रखेंगे। और उसी टाइम में उनको बुलाया जाएगा और डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आएगा और बैठेगा। वो उनका काम ऐसा ही है, जब पूछा जाएगा तो उत्तर देगा, नहीं पूछा जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो कैबिनेट ही अपना संभाल लेगा। और हमारा कैबिनेट भी जैसे सेंटर दिल्ली में जैसे हो रहा है, हर बुधवार को बुधवार होता है, हमारा उड़िया में बोलते हैं हटपाड़ी को हटपाड़ी, एक हफ्ता का अंदर एक कैबिनेट होगा। बुधवार को बुधवार होगा, दिल्ली में हो रहा है, हमारा भुवनेश्वर में भी हर बुधवार में होगा। बुधवार नहीं हो पाएगा तो शुक्रवार होगा, और नहीं तो कोई ज़रूरत होगा तो फिर हम उसको भी बुला सके। अच्छा ढंग से कैबिनेट चला रहे हैं। और पहले गवर्नमेंट में जो कैबिनेट को चला रहते थे, कोई 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पा रहा था। 15 मिनट में मुख्यमंत्री थे तो खुद अपना नवीन निवास से चला रहता था कैबिनेट, और नवीन निवास से बोल रहा था और वहाँ कैबिनेट चालू हो रहा था। लेकिन हमारा सब स्वयं प्रेजेंट रहेंगे। और 15 मिनट नहीं है, लास्ट जो कैबिनेट था हमारा 3 घंटा 52 मिनट चला डिस्कशन, 3 घंटा 52 मिनट रिकॉर्ड हो गया। कभी इतना लंबा समय तक नहीं चला था। और अच्छा ढंग से प्रस्ताव चर्चा, कोई प्रॉब्लम, एक प्रश्न भी आ गया तो नहीं उसको रोक दो, अगले कैबिनेट में लाएंगे, यही से पास नहीं करेंगे। टोटल विचार करते हुए, आलोचना करते हुए पास करेंगे जो अच्छा होगा लोगों के लिए। इसी आधार पर कैबिनेट को हमने बहुत अच्छा ढंग से ले रहे हैं। मतलब काम को टाल रहे नहीं है, उसको तुरंत कर रहे हैं। एक बड़ा काम जो छूटा था प्रश्न में उसे, ओडिया अस्मिता की जब बात आई तो पुरी के जो जगन्नाथ हैं उनके 4 द्वार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो 4 द्वार खोले गए, उस 4 द्वार को खोलने को आप कैसे देखते हैं? उड़िया अस्मिता के जागरण के तौर पर कई लोग उसकी व्याख्या करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न में मैं उड़िया अस्मिता बारे में शुरू किए थे, ये छूट गया था। हाँ, तो निश्चित रूप से हमारा जो मैनिफेस्टो में था, हमारा जो सोच भी है, कैसे उड़िया अस्मिता को हमने साथ लेते हुए उड़ीसा में काम करेंगे। लास्ट 24 सालों में उड़िया अस्मिता को लेते हुए सरकार ने कुछ नहीं काम कर रहे थे, क्योंकि नवीन बाबू ने उड़िया नहीं बोल पा रहे थे, और उड़िया में ऑफिस काम भी नहीं हो पा रहा था, और उड़िया लोगों को भी अच्छा डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भी सुजग भी, अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पा रहा था। सारी उड़िया खत्म, कुछ नहीं। इसी आधार पर हमने, हमारा मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में स्थान है कि पहले आने से ही जो कोरोना का काल में महाप्रभु जगन्नाथ जी की 4 द्वार है वो बंद पड़ा था, एक ही द्वार खुला था। और कोरोना काल चला जाने से बाद भी उसको नहीं खुले। भक्तों ने डिमांड किए, पब्लिक ने डिमांड किए, फिर भी वो नहीं किए, और इसी आधार पर लोगों ने बहुत नाराज हो गए। और भी एक मुद्दा था, जैसे रत्न भंडार, जो महाप्रभु जी के जर उनका रत्न जो हो, ऑर्नामेंट्स हो, वो भंडार है, उसको भी खोलने के लिए वो बोले थे। पिछले सरकार ने वो चाबी को भी खो दिए, कहाँ पता नहीं कहाँ रख दिए या कहाँ गया, वो चोरी हो गया। उसी आधार पर लोग को बहुत आघात हुआ था। और हमने जो आया जून 12 तारीख को हमारा शपथ पाठ हुआ, उसी 1 घंटा के बाद हमने कैबिनेट बुलाया। हमको कुछ पता नहीं सरकार चलाने का, लेकिन मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी आ गया, तो पहले 1 घंटा के बाद हमने कैबिनेट बुला दिया। कैबिनेट में 4 डिसीजन हुआ, गुरुत्वपूर्ण डिसीजन। 4 में से 2 उड़िया अस्मिता के बारे में जो आपने बोले, एक था जगन्नाथ महाप्रभु की जो मंदिर का 4 द्वार उनको अपन करने के लिए, खोलने के लिए, और एक ही उनके लिए एक कॉर्पस फंड बनाने के लिए हमने 4 द्वार खेलने के लिए पास करा दिया कैबिनेट में। और एक कॉर्पस फंड भी बना दिया, 200 करोड़ भी हमने दे दिया कि कॉर्पस फंड रहेगा, नहीं 500 करोड़ का कॉर्पस फंड हमने बना दिया। और घोषणा करने के बाद रात को ही हम लोग सब मंत्री परिषद को लोगों को लेकर चला गया पुरी। वहाँ सुबह से निकलते हुए जो मंगल आरती बोलते हैं, उसी टाइम पर हमने सब लोग 4 द्वार खोलने के लिए चला गया और खोल भी दिए। और बहुत अच्छा ढंग से, बहुत पूरी लोग भी बहुत खुश हुए। और उड़िया सारा देश, उड़ीसा भर भी लोग
वो जो बात था उड़िया अस्मिता बारे में वो सच है। आज देखिए पुरी में पिछले जितना साल तक तो पूरी क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, स्पिरिचुअल सेंटर है वो देश भर में, उसको जैसे और उनका डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ाना है, वो काम आज तक ऐसे ढंग से नहीं हो पा रहा है। कोई लोग आएगा बाहर से, स्टेट बाहर से, देश बाहरों से पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की दर्शन करना, दूसरा धर्म लोग तो दर्शन भी नहीं कर पाएगा। और एक मंदिर है, दूसरा है कि जो हमारा समुद्र है, सी है, उसको देखना है। उसके बाद और ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि पुरी में और क्या होना चाहिए। कैसे मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा कैसे हुआ, कहाँ कैसे कैसे द्वापर युग से कली युग तक वो किसी आधार पर हुआ, उनका एक बहुत बड़ा कहानी है, स्टोरी है। इसी आधार पर जानने के लिए भी कोई इंटरप्रेटर सेंटर हो या कोई म्यूजियम हो या कोई एक रिसर्च सेंटर हो, कुछ भी नहीं है, आज तक भी नहीं किया गया, स्वाधीनता बाद भी नहीं कि पहले से भी नहीं हुआ था। इसी आधार पर हमने आते ही अभी हमने सोचने लगा कि वो तो पुरी में होना चाहिए, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए जैसे कि वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, विश्व स्तरीय पर करना चाहिए। इसी आधार पर हमने पहले पुरी को, एक जो लोग बाहर से आते थे बोले कि पुरी कितना बड़ा शहर है, उनका क्या ट्रैफिक व्यवस्था है, क्या स्वच्छता का व्यवस्था है, कोई प्रश्न इतना आता है कि वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। एक पुरी बहुत बड़ा तो एक शहर नहीं है, शहर का नाते घोषणा भी नहीं हुआ। इसी आधार पर हमने सोचा कि जब हमने उसको एक म्यूनसिपालिटी को, छोटा म्यूनसिपालिटी को, पुरी बड़ा हो गया, छोटा नहीं है, लेकिन छोटा शहर के नाते ही माना जाता है। इसी आधार पर जो पूछता है कि पुरी तो एक छोटा म्यूनसिपालिटी है, मैंने बोला कि नहीं, उसको थोड़ा म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन करना है। इसी आधार पर लास्ट 15 दिन से पहले हमको उसका हम घोषणा कर दिए, डिक्लेरेशन किए, जो रथ यात्रा का टाइम में ही, कि पूरी एक म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन बनेगा और उनका स्वच्छता के साथ उनका ट्रैफिक कंट्रोल और रोड सेक्टर में और सारी सेक्टर में कैसे विकास होगा, पानी, बिजली, और उनके साथ साथ इसी के आधार पर हमने म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के नाते डिक्लेरेशन करा दिया। और इंटरप्रेटर सेंटर, म्यूजियम और जो रिसर्च सेंटर बनाने में हमने भी घोषणा कर दिया कि पुरी का कायाकल्प पूरा कह सकते हैं। जो एक जो दर्शन के लिए जो लोग आ रहे हैं या कोई तीर्थ करने के लिए लोग आ रहे हैं, कोई पर्यटक लोग आ रहे हैं, तो पुरी में 1-2 दिन में ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो कोई 7 दिन तक, 10 दिन तक रहना चाहिए उनको। इसी आधार पर वो जैसा हमने बना रहे हैं अभी, वो जो हमने इंटरप्रेटर सेंटर और रिसर्च सेंटर और उनके साथ साथ जो लाइब्रेरी और जो म्यूजियम बना रहे हैं, वो 100 एकड़ में होगा, इसे छोटा वाला नहीं है। वो जो लोग आएगा वो घूमते घूमते 2 दिन लगेगा उनको, और देखेगा। और वो कैसे, वो 3D में भी नहीं होगा। आजकल बोलते हैं 3D से प्रमोशन होते हुए 6D हो गया। अभी मेरे को AI ने बोला कि नहीं 7D भी आ गया। 3D के 6D 7D तक कैसे वो उसी ढांचा में वो वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसी आधार पर उनका भी हमने अप्रूवल करा लिया। मोदी जी ने बोले, अभी जो गए थे हमने मिलने के लिए, वो बोले कि मैंने एयरपोर्ट बारे में बोले तो बोला देखिए आप एयरपोर्ट करना है पुरी में, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा कैसे है पता है आपको? मैंने ज़्यादा पता नहीं है, देखा है नहीं, देखा नहीं हूँ, तो जाके देखो। जैसे जो प्लेन आएगा वो सी लेवल पर, सी तरफ से ही आएगा और वो लैंड करेगा। कोई वहाँ घर नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, इसी आधार पर आएगा और सी के फ्रंट से ही होते हुए वो चला जाएगा। बहुत अच्छा सोचने दिए कि इसी आधार पर आप पुरी को एक स्पिरिचुअल सेंटर देश भर में सबसे एक नंबर 1 कैसे बनने का, इसी आधार पर हमने जो सोचा, मेरे को सहयोग करने के लिए मोदी जी मेरे को भी परामर्श दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुरी और उड़िया अस्मिता बारे में जो बोले ना, इसी आधार पर हमने उड़िया का जो अस्मिता का बारे में बोल रहे हैं। जैसे जो भी एक बरपुत्र हो, महापुरुष हो, उड़िया लोगों को ज़्यादा सम्मान वहाँ मिलता नहीं है। हम उसको उनका घर जाते हुए उनके ऊपर स्टेट लेवल पर स्वयं मुख्यमंत्री, जैसे हमारा जो स्वतंत्र उत्कल प्रदेश जो गठन किए थे, जो उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उनके घर गांव में कोई हमारा जो उत्कल प्रदेश का गठन का जो दिन को जो मनाया जाता है स्वतंत्र उत्कल प्रदेश का, कोई जाता नहीं था। इस बार हमने भुवनेश्वर में नहीं, उनका गांव जाते हुए
सरकार का प्रोग्राम, स्टेट का प्रोग्राम उनका गांव में सत्यभामापुर में हुआ, उत्कल गौरव मधुसूदन जी का, और वहाँ ही हम करते हुए उड़िया अस्मिता को आगे बढ़ाते हुए जो भी हमारा महापुरुष है, जो बरपुत्र है हमारा केवंझर में एक धरणीधर, वहाँ प्रोग्राम हुआ। जो पंडित रघुनाथ मुर्मू का, उनका गांव जो रायरंगपुर, जहाँ द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महामहिम के गांव में है, वहाँ हमने जाते हुए किया। और जो हमारा एक जयदेव है जो हमारा गीता गोविंद रचयिता का, उनके गांव में जाते हुए और उनका परिक्रमा करना, उनका स्मृति पीठ बनाना, उनके लिए सारी जितना भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उड़िया अस्मिता को लेते हुए आज सरकारी जो लैंग्वेज में जो हमारा फाइल हो रहा है सब उड़िया में हो रहा है। बहुत और बड़ी नहीं है, और जैसे अगले तो घोषणा किए थे, बीजू बाबू घोषणा करे थे और कोई मुख्यमंत्री नवीन बाबू भी, लेकिन सच में काम नहीं हो रहा था। हमारा सिग्नेचर आप देखिए जहाँ भी हो, मैं उड़िया में ही प्रधानमंत्री को भी दे रहा हूँ, उड़िया में ही सिग्नेचर करते ही दे रहा हूँ, इंग्लिश और नहीं है। उड़िया अस्मिता इसी से ही भावना से ही जोड़ता हुआ है और आगे बढ़ने के लिए, वो आगे हमको लेने के लिए वही बहुत हमको प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मोहन चरण मांझी जी, जिन्होंने उड़ीसा के कायाकल्प का पूरा खाका आज हमारे साथ साझा किया है। और केवल पुरी का नहीं कि पुरी का कायाकल्प किस तरह से पूरी दुनिया में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा, आध्यात्मिकता के लिए आकर्षण पैदा करेगा, यहाँ के पर्यटन को कैसे गति देगा, उसके साथ ही आपने ये भी बताया कि वो उड़ीसा जिसका विकास से 36 का आंकड़ा था, वो समृद्ध उड़ीसा 2036 जैसी योजनाओं से विकास के नए 36 दरवाजे खोलेगा, अध्यात्म की तरफ लौटेगा और अपनी उस पहचान को दोबारा से पुख्ता करते हुए देश में भारत का नाम कैसे आगे बढ़ सकता है उसके लिए कदम बढ़ाएगा। और ये सारी कहानी सिर्फ योजनाओं से और निवेश के आंकड़ों से पूरी नहीं होगी, बल्कि उसमें महिलाओं को साथ लेकर, पर्यावरण की चिंताओं को समझते हुए, उन संतुलनों को समझते हुए, भ्रष्टाचार को बिल्कुल सहन ना करते हुए और कन्वर्जन पर लगाम लगाते हुए उड़ीसा की उड़ान की ये महागाथा लिखी जाएगी। एक वर्ष में आपने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन आज उड़ीसा की उड़ान में इस विस्तृत योजना को हमारे साथ दिल से साझा करने के लिए। और अगर मैं कहूँ कि मोहन चरण मांझी जी ने इस एक वर्ष में सबको एक बात स्पष्ट कर दी है कि जनजातीय नेतृत्व आपके सामने है, ये भोला दिखता है, सरल है परंतु नरम नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।